Hello student, this is my third lecture of second unit of law of evidence, and in this lecture I am going to discuss confession and when confession is not relevant. आज के लेक्चर में हम संस्कृति क्या होती है और संस्कृति कब संगत नहीं होती है इस पर डिस्कस करेंगे. The provision of confession has been provided from section 24 to 30 in Evidence Act, but the term confession has not been defined in Evidence Act. साक्ष्य विधि में संस्कृति को परिभाषित नहीं किया गया, इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई हुई है. जो भी डेफिनेशन दी गई है साक्ष्य विधि में वो एडमिशन की ही दी हुई है और एडमिशन के चैप्टर में कन्फेशन को रखा गया, बट कन्फेशन को अलग से कहीं डिफाइन नहीं किया गया है. कन्फेशन को स्टीफन ने डिफाइन किया हुआ है, इसकी डेफिनेशन स्टीफन साहब ने दी हुई है. स्टीफन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कन्फेशन इज एन एडमिशन made at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he committed that crime. स्टीफन के अकॉर्डिंग संस्कृति ऐसी स्वीकृति को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई होती है जिस पर किसी अपराध का आरोप होता है और जो या प्रकट करती है या अनुमान इंगित करती है कि उसने अपराध किया है. तो स्टीफन के अकॉर्डिंग हम कब कहेंगे कन्फेशन है, जबकि किसी व्यक्ति ने एक एडमिशन किया हो, किसी चीज़ को उसने एडमिट की हो, उस पर किसी अपराध का चार्ज लगा हो. जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया हो उस पर किसी अपराध का चार्ज लगा हो, आरोप लगाया गया हो और उसके एडमिशन से या तो ये क्लियर हो जाता है, प्रकट होता है कि इसने कोई अपराध किया है या उससे एक अनुमान निकल के आता है कि इसने अपराध किया है. तो स्टीफन के अकॉर्डिंग अगर क्लियरली कोई व्यक्ति ऑफेंस को एडमिट कर लेता है कि हाँ हमने ये ऑफेंस किया, अपराध किया है, तब भी वो कन्फेशन कहलाया जाएगा. और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जिससे एक अनुमान निकल के आता है कि हाँ लग रहा है इसने अपराध किया है, तब भी वो कन्फेशन की कैटेगरी में मान लिया. जैसे इनके अकॉर्डिंग अगर ए ने कहा कि आई किल्ड बी तो ये कन्फेशन है, ठीक है. या अगर ये कहता है कि हाँ जिस रिवॉल्वर से बी की डेथ की गई थी वो रिवॉल्वर मेरी ही है. अब यहाँ पर क्या, अगर ये चीज़ एडमिट कर रहा है कि जिस रिवॉल्वर से बी की डेथ की गई थी वो रिवॉल्वर मेरी है, तो इससे एक बस अनुमान निकल के आ रहा है कि उसका रोल हो सकता है इस मर्डर में. अब स्टीफन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो इसने स्टेटमेंट दिया कि ये रिवॉल्वर इसकी है, इससे क्योंकि अनुमान निकल के आ रहा है कि इसने अपराध किया है, इसलिए इसको भी कन्फेशन मान लिया जाएगा इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. बट जो स्टीफन की डेफिनेशन थी इसको प्रिवी काउंसिल ने इसको रिजेक्ट कर दिया. प्रिवी काउंसिल ने इस डेफिनेशन को मानने से इनकार कर दिया और प्रिवी काउंसिल ने पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्पर के केस में कन्फेशन को परिभाषित किया, डिफाइन किया. इस केस में जो डेफिनेशन प्रिवी काउंसिल ने दी उसके अकॉर्डिंग अ कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन टर्म्स द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट which constitute the offense. तो प्रिवी काउंसिल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग संस्कृति से या तो अपराध को किया जाना पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया हो या अपराध का गठन करने वाले करीब करीब सभी तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया. तो प्रिवी काउंसिल की जो डेफिनेशन थी इसके अकॉर्डिंग कन्फेशन क्या हो जाएगा, जबकि किसी व्यक्ति ने अपराध का किया जाना पूरी तरीके से एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया हो कि उसने अपराध किया है या उस ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने वाले, उस अपराध का गठन करने वाले सभी फैक्टों को, सभी तथ्यों को उसने स्वीकार कर लिया. जैसे अगर ए ने स्वीकार कर लिया कि आई किल्ड बी तो ये कन्फेशन होगा क्योंकि इसमें साफ साफ इसने ऑफेंस को स्वीकार कर लिया. या ऐसा भी हो सकता है इसने साफ साफ नहीं इसको एडमिट किया है बट उन सारे फैक्ट को इसने एडमिट कर लिया है जिससे कि अपराध का गठन होता है. ठीक, अब जैसे ये अगर ये नहीं कहता है कि आई किल्ड बी, बल्कि वो ये क्या कहता है कि मैंने बी पर फायर किया था, उसने बस इतना कहा कि मैंने बी पे फायर किया था. अब यहाँ पर अगर ये दिख जाता है, साबित हो जाता है कि हाँ उस रिवॉल्वर की गोली से ही बी की डेथ हुई थी. डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में बताता है कि इससे रिवॉल्वर की गोली से जो इंजरी पहुंची थी उसी से बी की डेथ हुई है. अब यहाँ पर क्या है, इसने जो स्टेटमेंट दिया कि हाँ हमने अपनी रिवॉल्वर से बी पर फायर किया, ये उन तथ्यों को इसने एडमिट किया, कुछ फैक्टों को इसने एडमिट किया है और वो फैक्ट ऐसे थे जिससे कि अपराध का गठन हो रहा है, क्योंकि खुद कह रहा है कि इसी रिवॉल्वर से मैंने इसको फायर किया था, गोली मारी थी इसको. और बाद में डॉक्टर ने भी बताया कि हाँ इस
रिवॉल्वर की गोली से इसकी डेथ होती है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि उसने सारे तथ्यों को स्वीकार कर लिया है अपराध का गठन करने वाले, इसलिए इसको भी कन्फेशन कहा जाएगा। साफ साफ नहीं कहा उसने कि मैंने मार डाला, उसने इतना कहा मैंने उस पर फायर किया। या कोई कह देता मैंने किसी के पेट में चाकू मारा, चाकू मार दिया किसी के पेट में, अगर बाद में डॉक्टर बताता है कि इसी इंजरी से इसकी डेथ हुई है तो कन्फेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें कन्फेशन में आएंगी, साफ साफ ऑफेंस को एडमिट किया जाएगा तभी कन्फेशन में आएगा, या उन सारे फैक्ट को एडमिट कर लिया जाए जिससे कि अपराध का गठन होता है, तब भी वो कन्फेशन माना जाएगा। और ये जो कन्फेशन की डेफिनेशन प्रिवी काउंसिल ने दी थी इस केस में, उसको अभी भी वो फॉलो किया जाता है इस परिभाषा को। ठीक है, अब नाउ जो कन्फेशन है, ये कन्फेशन कब इरेलीवेंट होती है? व्हेन कन्फेशन इज इरेलीवेंट, कब संस्वीकृति असंगत हो जाएगी, मतलब कब उसको आप साबित नहीं कर सकते हैं, कब सुसंगत नहीं होती है। तो इसकी असंगतता से संबंधित जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 24, 25 और 26 में दिया गया है कि कब ये कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होता है। ठीक है, सेक्शन 24 कहता है कि if a confession appears to have been caused by threat, promise or inducement from any person in authority, it will be irrelevant and cannot be proved against the offender making confession. अगर जो संस्वीकृति की गई है वो किसी धमकी, वचन या उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप की गई है, और ये जो धमकी, वचन और उत्पीड़न थी ये किसी अथॉरिटी ने, किसी प्राधिकारी ने दी हुई थी, तो ये कन्फेशन सुसंगत नहीं होगा, इसको साबित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो अगर ये दिख जाता है कि किसी पर्सन ने कन्फेशन किया है, एक संस्वीकृति की थी, और वो जो संस्वीकृति की थी उस संस्वीकृति करने की वजह ये थी कि किसी अथॉरिटी ने, किसी प्राधिकारी ने उसको एक धमकी दी थी, उसको प्रॉमिस किया था या उसको एक लालच दी थी कि अगर तुम ये कन्फेशन कर लोगे तो तुम्हें फायदा हम पहुंचा देंगे, या नहीं करोगे तो तुम्हें हम नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक, तो इस टाइप का अगर कोई कन्फेशन किया गया है तो वो रेलिवेंट नहीं होगा, वो सुसंगत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पहली बात ये कि एक कन्फेशन किया गया हो और वो कन्फेशन धमकी की वजह से हो, प्रॉमिस की वजह से हो या इंड्यूसमेंट की वजह से हो। देन किसने धमकी दी हो, दैट मस्ट बी ए अथॉरिटी, वो एक प्राधिकारी होना चाहिए। प्राधिकारी का सेंस ये है कि वो उस पर अथॉरिटी किसी तरह का रखता हो, तब उसको अथॉरिटी मानो। जैसे किसी का मालिक हो सकता है, ठीक है, किसी का बास हो सकता है, ठीक है, तो ये लोग अथॉरिटी होते हैं। तो वो व्यक्ति एक अथॉरिटी वाला होना चाहिए, एक प्राधिकारी होना चाहिए जो कि अक्यूज पर्सन पे प्राधिकार रखता हो। और नेक्स्ट कि जो भी उसने धमकी, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट दिया है वो अक्यूज्ड के खिलाफ जो चार्ज है उसके बारे में होना चाहिए। दैट मीन्स कि उसकी जो धमकी होनी चाहिए इस तरह की होनी चाहिए कि जो चार्ज तुम्हारे खिलाफ लगा हुआ है वो चार्ज बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, मतलब उसको इस टाइप के उसको फायदा होना चाहिए कि उसी धमकी की जो होगी वो चार्ज के बारे में होना चाहिए कि अगर तुम कन्फेस कर लोगे तो तुम्हारे खिलाफ जो चार्ज लगा हुआ है उसमें कुछ नरमी कर दी जाएगी, कुछ छूट हम दिला सकते हैं, या अगर तुम कन्फेस नहीं करोगे तो तुम्हें इसमें नुकसान हो सकता है, उस चार्ज को हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप का होना चाहिए। इसके अलावा किसी और तरीके का धमकी या फायदा होगा तो वो इसमें माना नहीं जाएगा। तो जो भी धमकी, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट दिया जाना चाहिए वो उसके खिलाफ जो चार्ज लगे उसके बारे में होना चाहिए कि कन्फेशन करने से उसका चार्ज जो लगा हुआ है उसको हम उसमें रिलैक्स कर सकते हैं, या कन्फेस नहीं करने पर, अगर नहीं करेगा तो हम उसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो अगर ये दिख जाता है कोर्ट को कि अक्यूज ने इसी वजह से कन्फेशन किया है क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसा करने से हमें टेम्पोरल नेचर का एक बेनिफिट होने वाला है, एक रूप का कोई फायदा होने वाला है, तो वो कन्फेशन रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन 25। ठीक, सेक्शन 25 में भी बताया गया है कि कन्फेशन साबित नहीं की जा सकती अगर ये पुलिस ऑफिसर को की गई है। ठीक है, तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, किसी पुलिस ऑफिसर से की गई संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। ठीक है, तो 25 भी साफ साफ कहता है कि अगर कोई कन्फेशन किसी पुलिस ऑफिसर को किया गया है तो ये कन्फेशन साबित नहीं किया जाएगा। ठीक, इसको आप साबित नहीं कर सकते। ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर की बात की गई है कि कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को किया गया हो, ठीक है, और किसी अक्यूज पर्सन ने किया हो। अगर ये साबित हो जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर था
उसको कन्फेस किया गया उसके सामने। अक्यूज पर्सन ने किया, अक्यूज मीन्स जिस पर किसी अपराध के करने का चार्ज लगा हो, दैट पर्सन इज नोन एज अक्यूज। तो अक्यूज पर्सन ने कन्फेस किया हो, पुलिस ऑफिसर को किया हो, तो ये कन्फेशन जो की गई है अक्यूज पर्सन के द्वारा, ये अक्यूज के खिलाफ साबित नहीं की जाएगी। ठीक, जिसने भी ये कन्फेशन किया है उसके विरुद्ध इसको आप साबित नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की बात की तो कौन पुलिस ऑफिसर इसमें आएगा? सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग ये इसमें कौन सा पुलिस ऑफिसर मानेंगे? तो ये कहा जाता है कि ऐसा पुलिस ऑफिसर इसमें आएगा सेक्शन 25 के पर्पज में, हु इज एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट, जिसको कि अन्वेषण की शक्ति हो, एंड हु कैन फाइल चार्जशीट। तो अगर ये शक्ति किसी पुलिस ऑफिसर के पास है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है अपराध का, उसका अन्वेषण कर सकता है अपराध का, और अन्वेषण करने के बाद में पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट वो फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट को, तब कहा जाएगा कि वो पुलिस ऑफिसर ऐसा है कि जिसको की गई कन्फेशन वैलिड नहीं होगी, जिसको किया गया कन्फेशन साबित नहीं किया जा सकता। ठीक, इस टाइप का पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। जैसे पीएससी के होते हैं लोग, तो पीएससी वाले क्या होते हैं, उनको ये पावर नहीं होती कि केस का इन्वेस्टिगेशन करें या चार्जशीट फाइल। उनका काम इतना होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। कहीं भी अव्यवस्था फैली हुई तो उनको वहाँ भेजा जाता है, वहाँ पर वो उसको कंट्रोल करते हैं। उनका यही काम होता है। उनका ये काम नहीं होता है कि किसी मामले का अन्वेषण करें, इन्वेस्टिगेशन करें या पुलिस रिपोर्ट फाइल करें। इसलिए सीआरपीएफ जैसे या पीएससी है, ठीक है, इन लोगों के सामने अगर ये कन्फेशन किया जाएगा तो वो साबित किया जा सकता है। बट ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको कि इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है और जो कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, ऐसे पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कन्फेशन किया जाएगा तो ये करने वाले के अगेंस्ट में साबित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे मेन बात क्या कही है? इट मे नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट अक्यूज, मतलब जो अभियुक्त है उसके खिलाफ साबित नहीं कर सकते, बट अक्यूज में प्रूव इट फॉर हिज बेनिफिट। ठीक है, अगर अक्यूज चाहे तो उसमें अगर उसका कुछ फायदा निकाल सकता है तो उसको अपने फायदे में साबित कर सकता है। ठीक, तो अक्यूज के लिए मना नहीं किया गया। जिसने कन्फेशन किया पुलिस के सामने, अगर उसमें कुछ अपना फायदा निकाल सकता है उस कन्फेशनल स्टेटमेंट से तो वो खुद तो यूज कर सकता है, बट उसके अगेंस्ट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्शन 25 के पुलिस ऑफिसर को किया गया कन्फेशन ये साबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इसके बाद सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 में भी बात की गई है कि कब कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा, कभी साबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन while he is in the custody of a police officer shall be proved against such person unless it is made in the immediate presence of the magistrate। कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जबकि वह पुलिस ऑफिसर की अभिरक्षा में हो, जब तक वो मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ना की गई हो, उसके विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 26 में भी मना किया गया है पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में किया गया। ठीक है, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में बात की गई कि अगर पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में कोई व्यक्ति है और कस्टडी में होते हुए किसी को भी कन्फेस करता, दैट मीन्स वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है और एक थर्ड पर्सन को कन्फेस करता है जो कि पुलिस वाला नहीं है, तब भी पुलिस वाले को करेगा तब तो 25 अप्लाई हो ही जाएगा। सेक्शन 26 बात करता है कि पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में होते हुए किसी भी व्यक्ति से करे, एक साधारण इंसान साधारण नागरिक से भी करता है तब भी, तो किसी भी व्यक्ति के सामने अगर कन्फेशन किया जाएगा ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में होते हुए, तो ऐसे कन्फेशन को भी साबित नहीं किया जा सकता है अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, जब तक किया मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में ही ना किया गया। ठीक, तो अगर पुलिस कस्टडी क्या होगी? अगर व्यक्ति पुलिस के कंट्रोल में है, ही इज इन द कंट्रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर एंड ही इज नॉट फ्री टू मूव, और वह वहां से जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक, तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस के कंट्रोल में है, पुलिस का नियंत्रण उस पर है, उसको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ से जाने से फ्री नहीं हूँ, मैं अपने मन से यहाँ से जा नहीं सकता हूँ, तो कहा जाएगा पुलिस की कंट्रोल उस पर है और पुलिस की कस्टडी में वो व्यक्ति। ठीक, तो पुलिस की कस्टडी में व्यक्ति को होना चाहिए, जरूरी नहीं कि उसको फॉर्मली उसको अरेस्ट किया गया हो, उसको गिरफ्तार किया हो, ऐसा जरूरी नहीं कि गिरफ्तार ही किया गया हो, उसको डिटेन किया गया है और उस पर कंट्रोल रखा गया, मतलब वो जा नहीं सकता बिना पुलिस की परमिशन से, तब भी माना जाएगा कि वो पुलिस की कस्टडी में हो। मेन चीज़ क्या, पुलिस कस्टडी के लिए कंट्रोल होना चाहिए पुलिस का उस पर, वो व्यक्ति मूव ना कर सके वहाँ से बिना उसकी परमिशन के। ठीक, तो पुलिस कस्टडी मानी जाए, तो पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए व्यक्ति को। और पुलिस की कस्टडी में अगर किसी को भी उसने कन्फेस, जैसे पुलिस की कस्टडी में कोई व्यक्ति है, उससे कोई उसका दोस्त या कोई व्यक्ति मिलने आता है
और उस दौरान उसने उस व्यक्ति से कन्फेस कर लिया कि हमने अपराध किया है। अब ये जो कन्फेशन इसने किया है, इट मे नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन, क्योंकि ये पुलिस की कस्टडी में होते हुए उसने कन्फेशन किया। बट इसी में एक्सेप्शन भी दे दिया गया, इसी में एक एक्सेप्शन भी दे दिया गया है कि ये जो पुलिस की कस्टडी में होते हुए कन्फेशन किया गया है, ये कन्फेशन अगर मजिस्ट्रेट के सामने किया जाए, दैट मीन्स पुलिस की कस्टडी में व्यक्ति है बट मजिस्ट्रेट के सामने उसको लाया जाता है पुलिस की कस्टडी में होते हुए भी, और मजिस्ट्रेट के सामने वो अगर कन्फेस कर लेता है, ये कन्फेशन साबित की जा सकेगी। तो अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अन्वेषण चल रहा है, पुलिस की कस्टडी में व्यक्ति है और पुलिस वाला उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाता है और मजिस्ट्रेट के सामने आकर के वो व्यक्ति कन्फेस कर लेता है, ये कन्फेशन साबित की जा सकती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर मजिस्ट्रेट सामने बैठा हुआ है तो उस पर किसी तरीके का पुलिस का दबाव नहीं है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन को नाम मानना या पुलिस ऑफिसर को किए गए कन्फेशन को नाम मानने की वजह यही है कि माना जाता है कि पुलिस वाले कोएसिव स्टेप उठाते हैं, ये प्रताड़ित करते हैं, दबाव डाल करके लोगों से कन्फेशन करा लेते हैं, इसलिए इनके सामने किया गया कन्फेशन माना नहीं जाता। बट अगर मजिस्ट्रेट के सामने किया गया कन्फेशन तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सच्चाई की गुंजाइश होती है, सत्यता की गुंजाइश होती है कि कथन सही हो। दूसरी बात है, यहाँ पे जो कन्फेशन मना किया गया पुलिस की कस्टडी में होते हुए मना किया गया। अगर ये जुडिशियल कस्टडी में होते हुए कन्फेशन किया गया है तो वो कन्फेशन साबित किया जा, जुडिशियल कस्टडी मीन्स जेल में व्यक्ति हो, अगर व्यक्ति जेल में है तो वहाँ पे वो जुडिशियल कस्टडी में माना जाता है, और जुडिशियल कस्टडी में होते हुए अगर वो कन्फेस करेगा किसी व्यक्ति के सामने तो वो कन्फेशन साबित की जा सकती है। जैसे कोई व्यक्ति एक जेल में बंद है और जेल में जब बंद था तो किसी भी दूसरे कैदी या कोई मिलने उससे गया, उससे अगर उसने कोई चीज़ कन्फेस किया हुआ है तो ये जो कन्फेशन है वो साबित किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तो पुलिस की कस्टडी में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो मजिस्ट्रेट की यहाँ बात की गई है, मजिस्ट्रेट उस वक्त सामने उसी रूम में होना चाहिए जिस रूम में कन्फेशन किया। अगर मजिस्ट्रेट किसी सेपरेट रूम में है और कन्फेशन किसी दूसरे रूम में किया गया तो ये कन्फेशन साबित नहीं की जा सकती। तो मजिस्ट्रेट की इमीडिएट प्रेजेंस का मतलब होता है मजिस्ट्रेट बिल्कुल सामने बैठा होना चाहिए और उस समय कन्फेशन किया गया होगा, तभी वो कन्फेशन माना जाएगा, ठीक है। पुलिस की कस्टडी, अगर थोड़े टाइम के लिए पुलिस वाला किसी को कस्टडी में लेके जा रहा है, थोड़े टाइम के लिए वो एब्सेंट भी हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, तब भी माना जाएगा कि उस वक्त भी वो पुलिस की कस्टडी में बना है। जैसे पुलिस वाला किसी को अरेस्ट किया हुआ है, लेके कहीं जा रहा है और थोड़ी देर के लिए वहाँ पे कहीं बैठा रहता है, फिर कहा था मैं 5 मिनट में आके फिर लेके चलूंगा तुमको। अब इस बीच अगर उसने किसी के सामने कन्फेस किया है तो उस दौरान भी माना जाएगा कि वो पुलिस की कस्टडी में था। तो थोड़े के लिए, टेम्परेली थोड़े टाइम के लिए अगर पुलिस वाला एब्सेंट भी हो जाता है तब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसने अपनी कस्टडी छोड़ दी, ठीक है। तो तब भी वो कस्टडी में व्यक्ति माना जाएगा, ठीक है। ये जो 26 में मेन प्रोविजन दिया गया है कि पुलिस की कस्टडी में होते हुए कन्फेशन साबित नहीं किया जा सकता, इसके एक्सेप्शन भी हैं। एक एक्सेप्शन तो 26 में दे दिया गया, ठीक है, कि पुलिस की कस्टडी में होते हुए भी अगर मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन किया जाएगा तो वो साबित किया जा सकता है। और जो दूसरा इसका एक्सेप्शन है वो सेक्शन 27 में दिया गया है। सेक्शन 27 में भी अपवाद दिया गया है कि कब पुलिस की कस्टडी में होते हुए भी अगर कन्फेशन व्यक्ति करता है तो वो साबित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 27 क्या कहता है, इट लेज डाउन दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन consequence of the information received from a person accused of any offense may be proved irrespective of the fact whether that information amounts to confession or not। ये जो सेक्शन 27 है, 27 ये कहता है कि अगर when any fact is deposed to or discovered in consequence of the information received from the accused person, अगर ये दिखाया जाता है, किसी तथ्य के बारे में ये दिखाया जाता है कि ये जो तथ्य है ये अक्यूज पर्सन के द्वारा दी गई सूचना के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, इसकी खोज हुई है, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को साबित किया जा सकता है, चाहे ये जो स्टेटमेंट दिया गया हो ये पूरा कन्फेशनल स्टेटमेंट रहा हो या ना रहा हो, ठीक है। तो अगर एक स्टेटमेंट, एक इन्फॉर्मेशन अक्यूज पर्सन देता है ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी में और उससे किसी तथ्य की खोज हो जाती है तो ऐसे स्टेटमेंट को साबित किया जा सकता है, भले ही वो कन्फेशनल स्टेटमेंट में आता हो या ना आता हो। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल एक है, ए कन्फेसेस हिज गिल्ट एंड सेज ही मर्डर्ड बी, ए ने अपने अपराध को कन्फेस कर लिया कि मैंने बी का मर्डर किया है विद गन, मैंने गन से बी का मर्डर किया है। गन इज डिस्कवर्ड बाय द पुलिस इंस्पेक्टर,
पुलिस इंस्पेक्टर बताई हुई जगह पे जाता है और वहां से उस गन की, बंदूक की रिकवरी हो जाती है। ठीक है। स्टेटमेंट इन विच accused confesses that he has committed murder of B shall not be relevant because no statement shall be relevant if it is made before the police, so it shall not be admissible, but gun which is recovered by the police inspector shall be relevant। ठीक, अगर इसने सिर्फ पुलिस को ये कहा होता कि मैंने बी का मर्डर किया तो ये बिल्कुल आप यूज नहीं कर सकते थे। ठीक, लेकिन क्योंकि इसने ये कहा था मैंने बी का मर्डर किया, फिर उसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया कि हमने गन को यहाँ पे छिपा रखा है। अब ये जो उसने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने गन को छिपा रखा है, इसको उसके खिलाफ इस्तेमाल में ला सकते हैं क्योंकि उससे गन की डिस्कवरी होती है, उसकी बरामदगी होती है। ठीक है, तो भले ही होल स्टेटमेंट या देखो तो कन्फेशनल होता, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, उतने हिस्से को आप इस्तेमाल कर सकते हो जितने से कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई है, तथ्य की खोज हुई है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 27 में प्रोविजन दिया गया है, इसको अगर हम देखते हैं इसके क्या क्या इसमें इसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या आवश्यक तथ्य इसमें है। जो पहली रिक्वायरमेंट है सेक्शन के लिए, द फैक्ट मस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द अक्यूज्ड। पहली रिक्वायरमेंट है कि जो भी फैक्ट की डिस्कवरी हुई, जिस फैक्ट की भी खोज हुई है, वो अक्यूज्ड के द्वारा दी गई सूचना के फलस्वरूप, कि अगर कोई चीज मिली हुई है तो इसलिए मिली ही क्योंकि अक्यूज पर्सन ने एक सूचना दी थी। ठीक, तो पहली रिक्वायरमेंट है आपको दिखाना पड़ेगा कनेक्शन कि हाँ अगर गन मिली थी तो गन इसलिए मिल पाई क्योंकि अक्यूज ने एक सूचना दी थी कि यहाँ पे ये छिपाई गई थी। तो फर्स्ट इसेंशियल कंडीशन ये होगी कि जो भी चीज डिस्कवर हुई है, खोज हुई है, वो अक्यूज के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के बाद हुई हो। देन सेकेंड, द पर्सन गिविंग द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। जिस व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है वो अक्यूज होना चाहिए। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट ही मस्ट बी अक्यूज, उसको अक्यूज पर्सन से मतलब उस व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध का चार्ज भी लगा होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे जो बात की गई है कि उसका अक्यूज होना चाहिए, तो अक्यूज मतलब उसको तब होना चाहिए जबकि उसके स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो भले ही स्टेटमेंट देने के टाइम में अक्यूज ना हो, बट अगर जिस समय उसके कथन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय अगर वो अक्यूज है तो मान लिया जाएगा कि ये अक्यूज का स्टेटमेंट है। ठीक, तो जिस समय हम उसके कथन का यूज कर रहे हैं उस समय दिखाना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है ये एक अक्यूज पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है, मतलब उस पर किसी न किसी ऑफेंस का किए जाने का चार्ज लगना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड, ही मस्ट बी इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, उसको उस वक्त पुलिस की कस्टडी में भी होना चाहिए। ठीक है, अब पुलिस की कस्टडी क्या होती है, मैंने आपको बताया कि पुलिस के कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक, तो जिस वक्त उसने स्टेटमेंट दिया हो उस वक्त उसको पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए। अगर वो पुलिस की कस्टडी में नहीं था स्टेटमेंट देने के टाइम पर तो ये स्टेटमेंट सेक्शन 27 में रेलिवेंट नहीं होगा। तो ही मस्ट बी इन द पुलिस कस्टडी एट द टाइम ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट। देन फोर्थ, only that portion of the information which relates distinctly to the fact discovered can be proved, the rest is inadmissible। चौथी बात जो कही गई है कि कथन की केवल सूचना के केवल उतने हिस्से को ही उसके खिलाफ साबित किया जा सकता है जिससे कि तथ्य की खोज हुई। ठीक, जैसे अगर ए ने कहा कि आई किल्ड बी और फिर आगे कहता है कि हमने गन को यहाँ पे छिपा रखा। ठीक है, आई हिड गन इन माई बेडरूम। ठीक, ये इसने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, ये मीन आई किल्ड बी एंड हिड द गन इन माई बेडरूम। ठीक है, अब पहला जो पार्ट इसका था कि मैंने बी को मार डाला, अब इस पार्ट से किसी तथ्य की खोज नहीं होती। ठीक है, जो सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि आई हिड द गन इन माई बेडरूम, मैंने बंदूक को अपने बेडरूम में छिपा रखा। ठीक, इस हिस्से से तथ्य की खोज हो रही क्योंकि पुलिस फिर वहां पहुंचती है और बेडरूम में उसने वास्तव में गन को छिपा रखा था। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि डिस्कवरी होती है इस हिस्से से कि जो उसने कहा था कि मैंने अपनी गन को अपने बेडरूम में छिपा रखा, इसलिए कथन केवल इस पार्ट को, कौन सा पार्ट, तो सेकेंड पार्ट, कि आई हिड गन इन माई बेडरूम एंड आई कैन शो यू। ठीक है, ये जो कह रहा है कि मैंने बंदूक अपनी बेडरूम में छिपा रखा है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब पुलिस अगर जाती है वहां पे और डिस्कवरी हो जाती है, गन वहां मिल जाती है, तो इस हिस्से को यूज कर, बट जो फर्स्ट पार्ट था कि आई किल्ड बी विद गन, ये पार्ट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे किसी तथ्य की खोज नहीं हो रही। ठीक है, then fifth point, before the statement is proved somebody must depose that some articles were discovered in consequence of the information received from the accused। ठीक है, वही बात है कि
जो भी स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट देने के बाद में जब तक कि कोई चीज़ बरामद नहीं होती है, किसी आर्टिकल की, किसी वस्तु की खोज होती नहीं है, तब तक वो रेलिवेंट स्टेटमेंट नहीं हुआ। जैसे इसमें अगर उसने कह दिया था कि मैंने रिवॉल्वर को अपने बेडरूम में छिपा रखा है, तो अगर रिवॉल्वर मिलेगी वहाँ पर तभी उसका स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर रिवॉल्वर वहाँ पे नहीं मिलती है तो उसके स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो डिस्कवरी इज़ एसेंशियल, ठीक है? डिस्कवरी होना ज़रूरी होता है कि जो भी सूचना दी गई है उसके फलस्वरूप तथ्य की खोज हुई हो। अगर तथ्य की खोज नहीं होती है स्टेटमेंट के फलस्वरूप, तब भी 27 में रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है? देन 6, द फैक्ट डिस्कवर्ड मस्ट बी ए रेलिवेंट फैक्ट, दैट इज टू से इट मस्ट रिलेट टू द कमीशन ऑफ द क्राइम। जो भी फैक्ट डिस्कवर हुआ है वो फैक्ट ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसका कि अपराध से संबंध हो। तो ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे उसने कहा कि हाँ रिवॉल्वर मैंने छिपा रखा है, ठीक, तो रिवॉल्वर का अपराध में यूज होना चाहिए, ठीक। अगर किसी ऐसे फैक्ट की वो जानकारी देता है जिसका ऑफेंस से कोई मतलब नहीं है तो उसका यहाँ पे रेलिवेंसी नहीं, ठीक। जो भी फैक्ट की खोज होती है उसका अपराध से संबंध होना चाहिए, मतलब जिस अपराध का चार्ज लगा उसके खिलाफ उस अपराध का कनेक्शन उससे होना चाहिए कि हाँ इस वस्तु का इस्तेमाल अपराध करने में हुआ है, तभी सेक्शन 27 अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 27 का कि ये रिक्वायरमेंट है कि पुलिस की कस्टडी में होते हुए अक्यूज पर्सन ने कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उससे किसी तथ्य की खोज होती है, तो जिस कथन के हिस्से से तथ्य की खोज होती है उस कथन के हिस्से को अक्यूज के खिलाफ साबित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें केस है पोलिकुरिकोटैया वर्सेस एम्परर 1947। Privy Council held that only that part of the statement of accused could be proved under Section 27, which is related clearly with the discovered fact, not the other party. तो इसमें बात क्लियर कर दी गई, पुलिकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर के केस में प्रिवी काउंसिल ने क्लियर कर दिया कि कथन के केवल उतने हिस्से को ही साबित किया जा सकता है जितने से कि तथ्य की खोज हुई है, ठीक। बाकी हिस्से को साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये हमने जो ऊपर डिस्कस किया वही प्रिवी काउंसिल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि केवल कथन के उतने हिस्से को ही साबित किया जा सकता है जितने हिस्से से किसी तथ्य की खोज हुई है, कथन के बाकी हिस्से को साबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, नाउ जो सेकंड केस इसमें है State of Himachal Pradesh versus Jeet Singh. Honorable Supreme Court held that a statement of the accused under Section 27 would not be inadmissible if the materials objects are discovered from the place where access of other person were also possible, ठीक है। यहाँ कहा गया कि केवल इस वजह से कि जिस जगह पर तथ्य की खोज हुई वहाँ दूसरे लोग भी जा सकते हैं, केवल इतनी वजह से आप नहीं कह सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेन चीज़ क्या होनी चाहिए कि जिस जगह पर भी वो कोई चीज़ छिपा के रखी गई है उस जगह पर जहाँ भी छिपा के रखा गया उस आर्टिकल के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में केवल अक्यूज को नॉलेज होनी चाहिए, किसी और को नॉलेज होनी नहीं चाहिए, बस ये चीज़ है, ठीक। अगर हाईवे पे भी कोई चीज़ छिपा के रखी गई है, अगर वहाँ पे ज़मीन के नीचे उसको रख दिया गया, दबा दिया गया, तो वो भी माना जाएगा कि हाँ ये डिस्कवरी हुई है तथ्य की खोज के बाद, ठीक। हाँ ओपन पे अगर प्लेस पे रखा हुआ है कि यहाँ बीच सड़क पे रखा हुआ सब लोग देख रहे हैं, वो नहीं माना जाता, ठीक। तो जगह कोई भी हो सकती है, ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ हम लोग आ जा सकते हैं, जैसे बगीचा है, गार्डन है, पार्क है, ऐसी जगहों पे भी हो सकता है, बट वहाँ पे छिपा के रखा गया होना चाहिए। अगर ओपन बिल्कुल रखा है, हर कोई देख सकता है, तो वो यहाँ पे माना नहीं जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एस.सी. बिहारी के केस में भी कहा गया कि तभी ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जबकि पुलिस की कस्टडी में व्यक्ति हो और वो अक्यूज हो, ठीक है। अगर पुलिस की कस्टडी में नहीं है तो उसके स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक। तो अभी आज जो हमने कन्फेशन के बारे में पढ़ा कि पहली बात कन्फेशन क्या होता है, इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी है। कन्फेशन कब रेलिवेंट नहीं होता है, ठीक, वो हमने पढ़ा है कब रेलिवेंट ये नहीं होता। सेक्शन 24, 25 और सेक्शन 26 में बताया गया है कब ये रेलिवेंट नहीं होता। 24 कि जब ये उत्पीड़न धमकी वचन से किया गया हो, 25 पुलिस ऑफिसर को किया गया हो, एंड 26 पुलिस की कस्टडी में किया गया हो। पुलिस की कस्टडी में किया गया कन्फेशन नहीं माना जाता है, नहीं साबित होता। इसके दो एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन ये है कि जबकि मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में किया जाएगा, तब साबित किया जा सकता है, या पुलिस की कस्टडी में होते हुए भी अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उससे किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो जाती है, तब भी पुलिस की कस्टडी में होते हुए भी वो इन्फॉर्मेशन को आप साबित कर सकते हैं, उस स्टेटमेंट को आप साबित
कर सकते हैं जो कि एक्यूज पर्सन ने दिया है। तो ये जो आपका आज का टॉपिक था, इसको मैं इस पे ख़त्म कर रहा हूँ, इसको फिनिश कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा काइंड्स ऑफ कन्फेशन और इसका एविडेंसी वैल्यू एंड कन्फेशन और एडमिशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू।